दिल्ली। ठीक 30 साल पहले इस शहर में चारों ओर कोहराम, कत्लेआम, आग और चीख पुकार थे। दिल्ली। ठीक 30 साल पहले इस शहर में चारों ओर कोहराम, कत्लेआम, आग और चीख पुकार थे। तीस साल बाद आज भी जख्म हरे हैं। पीढ़ियां जवान हो गईं, लेकिन इंसाफ बाकी है। शहर में उस इंसाफ के लिए प्रदर्शन चल रहा है और देश में भी कई जगहों पर सत्ता व्यवस्था के गूंगेपन और बहरेपन के खिलाफ नारे हैं। लेकिन कुछ सवाल आज भी 30 साल से वहीं खड़े हैं जहां 30 साल पहले थे। बड़े, बुनियादी और इस मुल्क के लिए बेहद जरूरी सवाल। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। अर्ध सत्य में आज 84 के दंगों के 19 सवालों का सच टटोलने की कोशिश करेंगे जो इंसाफ और मुआवजे के शोर में आमतौर पर नजर नहीं आते या फिर दब जाते हैं। क्या सिख विरोधी दंगों में तब की कांग्रेस सरकार गुनाहगार ठहरती है? क्या उस वक्त पुलिस वाकई दंगाइयों के साथ मिली हुई थी? और क्या कांग्रेसी नेताओं ने भाड़े के हथियारों के जरिए भी दिल्ली में कत्लेआम करवाया? दिल्ली में 1 नवंबर से 3 नवंबर 1984 के बीच लगभग 72 घंटे तक खून खराबा चलता रहा। इस दौरान ना तो पुलिस किसी काम की थी और ना ही हालात संभालने के लिए फौज बुलाई गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन चुके थे। राजीव गांधी को तब के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने फोन कर फौज बुलाने को कहा, लेकिन राजीव गांधी ने कहा कि हालात पर मेरी नजर है और जरूरत पड़ी तो सेना बुलाई जाएगी। राष्ट्रपति उस वक्त सिख था, पर मैं समझता हूँ उसकी क्या मजबूरी होगी। आप सोच सकते हैं कि उसके कहने पे तो फौज भी नहीं आई, उसके कहने पे कुछ हुआ ही नहीं और वो अपनी जिंदगी में इसी अफसोस में मर गया कि मेरे होते सिखों का इतना नुकसान हो गया। इस बात का आज तक कोई जवाब नहीं मिल सका कि 1 नवंबर 1984 से 3 नवंबर 1984 के बीच सेना को दिल्ली में क्यों नहीं उतारा गया, जबकि शहर में चारों ओर कत्लेआम और आगजनी बेलगाम जारी थे। समूची दिल्ली पुलिस के हवाले थी और दिल्ली पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी, यह सूरत साफ करने के लिए कुछ मिसालें आपके सामने रखना जरूरी है। ये निर्प्रीत कौर हैं। 1984 में 16 साल की थीं और दंगे के समय तमाम सिख उनके घर पर जमा हो गए थे। 4 घंटे तक उन सिखों ने दंगाइयों का जमकर सामना किया, लेकिन बाद में निर्प्रीत के मुताबिक समझौता कराने के लिए पुलिस ने उनके पिता को बाहर बुलाया और दंगाइयों के हवाले कर दिया। 4 घंटे बाद ये पुलिस आई और पुलिस ने के साथ ये एक्स MLA महेंद्र यादव और बलवान खोखर आया और बोला कि हम आपस में भाई भाई हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। प्रेशर डालने पर मेरे फादर साहब को भेज दिया और पीछे मैं दौड़ी गई हूँ और मैंने देखा कि ये मॉब वहाँ खड़ा और ये बलवान खोखर बोल रहा है, ये जो सरदार तुम छोड़ा है मैं ले आया हूँ। और मॉब में से ईश्वर चांद शराबी ने मिट्टी का तेल दिया और जिससे मेरे फादर साहब पे आग लगा दी। दूसरी मिसाल सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन की है। यहाँ के SHO और SCP को अचानक हटा दिया गया। समूची दिल्ली में यह पहला थाना था जहाँ दंगाइयों के खिलाफ कोई FIR दर्ज हुई, लेकिन जैसे ही दोनों अधिकारियों को हटाया गया, यहाँ भी हालात बाकी दिल्ली जैसे हो गए।
1990 में कुसुमलता मित्तल ने अपनी जांच रिपोर्ट में साफ साफ कहा कि दोनों पुलिस वालों को सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि वे हालात संभालने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल सिख विरोधी दंगों में पुलिस की भूमिका की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, कपूर मित्तल कमेटी। इस कमेटी ने 6 IPS अफसरों समेत 72 पुलिस वालों पर कार्रवाई की सिफारिश की, लेकिन इनमें से कुछ मामलों को छोड़कर ज्यादातर में पुलिस वालों को या तो प्रमोशन दिया गया या फिर पुरस्कार। किसी पुलिस अफसर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, एक भी डिसमिस नहीं हुआ, बल्कि सबको 3-3, 4-4 प्रमोशन दी गई। जो बड़े अफसर थे, एक DCP था जिसका उस कमेटी ने कहा कि इसको इमीडिएटली डिसमिस करो, उसको 4 प्रमोशन दी गई। कोई स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस रिटायर हुआ। एक एडिशनल कमिश्नर था जिसको कमिश्नर ने कहा कि इसके खिलाफ एक्शन लो, निखिल कुमार, उसको 3 प्रमोशन दी। DGP बन के वो रिटायर हुआ। ऐसे में यह सवाल खुद में जवाब लिए बैठा है कि जब पुलिस दंगाइयों के साथ खड़ी थी और आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, तो क्या ये मान लिया जाए कि पुलिस को ऊपर से खुला हुक्म था? इस सवाल ने तब की राजीव गांधी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था और आज भी कर रखा है। दंगों के थमने के कुछ दिनों बाद वोट क्लब पर दिया गया राजीव गांधी का बयान भी खुद में बहुत कुछ कहता है। राजीव गांधी ने कहा था, जब कोई भारी भरकम पेड़ गिरता है तो आसपास की धरती हिलती तो है ही। ये उन्होंने जब भाषण दिया था वोट क्लब में, ये मॉर्निंग मीटिंग हुई थी, तो उसमें जलसे में बोला था। ये बल्कि बयान नहीं दिया, एक पब्लिक मीटिंग में भाषण में कहा। सरकार और पुलिस की भूमिका के बाद एक बड़ी पड़ताल यह भी रही कि क्या दंगों के लिए बाकायदा कुछ गिरोह बुलाए गए और बलवाइयों को आग लगाने का सामान से लेकर हत्या का हथियार तक दिया गया। ये 31 को रात को ये लीडरों ने जाके सब जगह पे मीटिंग की और मीटिंग करके सिखों के घरों की लिस्टें बांटी, रॉड्स बांटी और एक पाउडर बांटा जो आग लगाने वाला था। तो 1 नवंबर सुबह शुरू में सभी जगह पे, सभी कॉलोनियों में कांग्रेस के जितने नेता थे वो मॉब के आगे थे। दिल्ली में 3000 से ज्यादा सिख मारे गए। त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, नांगलोई और शाहदरा जैसे इलाकों में सिखों पर कहर टूटा। बलवाइयों ने गुरुद्वारे जलाए और मोहल्लों में बेखौफ होकर खून खराबा किया। ये टूटा हुआ फर्श था और जला हुआ फर्श था और कुछ खून के दाग पड़े हुए थे जो कि किसी ने नहीं इसको धोया था। जो 1984 में जितने परिवार थे वो बिछड़ गए थे और जो मारे गए 450 आदमी इधर आया था अपना बचाव के लिए। तो उसको छोटी छोटी दीवार थी, चारों तरफ बाउंड्री छोटी थी, उसके अंदर 200-250 तलवारें अपने हथियार थे, वो भी लूट के ले गए। त्रिलोकपुरी में तीरथ कौर रहती थी। परिवार के 7 लोगों को आंखों के सामने मार दिया गया। तीरथ अपने बच्चों को लेकर भागने लगी, लेकिन दंगाइयों ने घेर लिया। मां अपने बच्चों की जान बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन हैवान इंसान की भला कहां सुनता है। हाड़ कंपा देने वाली ऐसी सैकड़ों घटनाएं या खौफनाक घटनाएं यादों की शक्ल में चलती रहती हैं। 30 साल से सिर्फ आंसू, दर्द, इंतजार, सबूत, गवाह, पेशी, वायदा, उम्मीद और मुआवजे का एक सिलसिला सा चलता रहा है और 72 घंटों का वो खौफ जिंदा रहा है। हम तो कहते हैं हमारे आदमी दे दे, हमें पैसा नहीं चाहिए। हमारे नौजवान छोटी छोटी उम्र के छीन लिया हमारे से आदमी। क्या हमें न्याय चाहिए। क्या इन्होंने हमारा न्याय किया? हमारे आदमियों की ये कीमत डाली। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें अपने आदमी चाहिए। हमारा किसी से कोई दंगा नहीं। हम तो रो रहे थे, हमारी इंदिरा गांधी जी की जो शहादत हुई उसके ऊपर हम रो रहे थे। हमें नहीं पता था कि ये 2 तारीख को हमारे हस्बैंड और मेरे जीजा जी को दोनों को खींच के जिंदा जला देंगे घर के आगे। मेरा छोटा सा अभी 2 दिन का लड़का, मेरी बहन का मतलब 30-31 को हुआ। उन्होंने दरवाजा घर पे छुट्टी दे दी लेडी होल्डिंग वालों ने। रास्ते में भी आए तो वो बेटा उसके ऊपर दरवाजा घेर दिया, वो पूरा हो गया बच्चा। हमारे घर में खून की धाराएं
सिर में बाल खींच के मेरे हस्बैंड को लेके गए, मेरे जीजा जी को लेके गए। मेरे जीजा जी का 2 व्हीलर स्कूटर वो मेरे हस्बैंड के ऊपर फेंक दिया, मिट्टी का तेल डाल दिया, उसको आग लगा दी। मेरे जीजा जी को भी आग लगा दी। मेरे सामने मेरा जीजा जी ने दम तोड़ा कि सुंदर हूं मैं कुछ नहीं कर सकता। अखा मेरे सामने उन्होंने बंद की। और उनके साथ पुलिस भी थी। पुलिस दिखा देती थी आदमियों को कि यहाँ पर सरदार है, यहाँ सरदार है, यहाँ सरदार है। बस कोई बचाने वाला नहीं था और उनको बेमौत मार दिया उन लोगों को। पानी पीने के लिए नहीं देते थे लोग, जो पानी पीने के लिए जाते थे तो पत्थरों से मारते थे। नांगलोई की जे कॉलोनी में एक महिला रहती थी उस वक्त, नाम है मिशन कौर। उन्होंने नानावटी कमीशन के सामने अपने हलफनामे में कहा है कि 1 नवंबर 1984 को रोहतक की तरफ से एक ट्रेन आई। इस ट्रेन से सैकड़ों लोग उतरे। उनके हाथ में लोहे की रॉड थी और एक सफेद केमिकल। उन लोगों ने सफेद केमिकल फेंककर आग लगाना शुरू कर दिया और मिशन कौर के पति समेत नांगलोई के कुल 122 सिख मारे गए। अर्धसत्य में फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार कुछ पड़ता। फिर से स्वागत है। आज से ठीक 30 साल पहले दिल्ली के कई इलाकों में सिखों का सामूहिक नरसंहार हुआ था। सुल्तानपुरी में पद्मिनी कौर रहती थी। 2 नवंबर 1984 को उनकी बेटी की शादी थी। दंगाई बेटी को उठा ले गए और घर के दूसरे मर्दों को मार डाला। 3 दिन बाद पद्मिनी की बेटी लौटी तो पागल जैसी हो गई थी। आहूजा कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि पूर्वी दिल्ली में 1234 सिख मारे गए, जिनमें से 610 कत्ल सिर्फ कल्याणपुरी में हुए। यही कमेटी कहती है कि दिल्ली कैंट में 341 लोग मारे गए और एफआईआर दर्ज हुई महज 5। इनमें से 610 कत्ल सिर्फ कल्याणपुरी में हुए। यही कमेटी कहती है कि दिल्ली कैंट में 341 लोग मारे गए और एफआईआर दर्ज हुई महज 5। दिल्ली में उन 3 दिनों में जो कुछ हुआ, क्या उसके पीछे कांग्रेस के नेताओं की साजिश थी? दंगों को लेकर जो मुकदमे आज तक चलते रहे हैं और जिस आयोग और कमेटी से होकर इसकी जांच गुजरी है, सब में कांग्रेसी नेताओं पर सीधे सीधे उंगली उठी है। शाम को 4 बजे एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में। उसमें सेंटर के भी और दिल्ली कांग्रेस लीडर सारे इकट्ठे हुए थे। उन्होंने ये कहा कि इंदिरा जी तो सुबह 8:30 बजे के मरे पड़े हैं और दिल्ली में कुछ हुआ नहीं, ना दिल्ली में कोई दुकानें बंद हुई, ना झगड़ा हुआ और सिखों ने मारा। तो उस वक्त ये फैसला हुआ इस मीटिंग में कि सिखों का बदला लिया जाए, खून का बदला खून, और ये सबक सिखाओ, टीच देम लेसन। हम वो सरकार के कानों तक एक आवाज पहुंचाना चाहते हैं। जो 1984 में कत्लेआम हुआ, हजारों निर्दोषों का कत्ल हुआ और हमारे कातिल जो हैं वो शरेआम आज भी घूम रहे हैं। सज्जन कुमार को ट्रायल कोर्ट बरी कर चुका है और दूसरा कोई बड़ा नेता भी आज तक इस मामले में सजा नहीं पा सका है। जिन लोगों को सजा मिली भी वो बेहद मामूली और कमजोर लोग थे। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि सत्ता और रसूख के बूते तमाम आरोपी नेताओं ने सबूतों और गवाहों को अपने मुताबिक दबाने, मिटाने या फिर बदलवाने में कामयाबी हासिल कर ली। नानावटी कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कपूर मित्तल कमेटी और जैन अग्रवाल कमेटी जैसे दसियों कमीशन कमेटी जांच के लिए बनाए गए। उन पर पैसे बहाए गए। सबूतों, गवाहों और सुनवाइयों से फाइलें मोटी होती चली गईं, लेकिन 30 साल बाद भी तस्वीर ऐसी है। इंसाफ के लिए जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
मांग है सज्जन कुमार और जगदीश चैटलर, जिन्होंने दिल्ली में 1984 में हजारों सिखों का कत्लेआम किया था, उनको सजा दिलाने के लिए आज ये बंद रखा गया है। दिल्ली में हजारों सिखों का जिन्होंने कत्लेआम किया, कत्लेआम ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली पुलिस ने। ऑन रिकॉर्ड हमने दिल्ली पुलिस के किलर पुलिस ऑफिसर की आज एक लिस्ट प्राइम मिनिस्टर को देने जा रहे हैं। दिल्ली के दंगा पीड़ितों के इंसाफ के साथ जो खिलवाड़ होता रहा, वैसा ही खेल मुआवजे को लेकर भी चलता रहा। अब मोदी सरकार ने 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर सियासत का नया पासा फेंका है। इस रहमदिली पर सरकारी खजाने से 166 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन यह बात भी गौर करने वाली है कि चुनाव आयोग ने पूछा है कि ऐसा ऐलान तब क्यों, जब दिल्ली में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और आचार संहिता लागू है। यहाँ 2 बातें समझना जरूरी है। पहली बात ये कि मुआवजा मरहम है, इंसाफ नहीं। और दूसरी बात ये कि जितने बड़े आरोपी थे इस मामले के, उनमें से क्या सारे सचमुच बेकसूर थे? अगर ऐसा नहीं है तो इस देश में कानून का राज चलता है क्या? ऐसा टाल ठोक कर कहने वालों को अपनी बात पर दोबारा गौर करना चाहिए। जो एमपी थे वो भी मॉब के आगे लगे हुए थे, सारा कुछ ऑर्गेनाइज करने। 1 नवंबर को पूरा जोरों शोरों पे उन्होंने ये कत्लेआम शुरू किया और ये 1 नवंबर को ऐसे शुरू हुआ जैसे कि किसी ने स्विच ऑन कर दी, और 3 नवंबर दोपहर को ऐसे बंद हुआ जैसे कि किसी ने स्विच ऑफ कर दी। जहां से साफ ज़ाहिर होता है कि पूरे का पूरा इनका कंट्रोल था। जब उन्होंने रोकने का फैसला किया, 1 घंटे में रोक दिया। चलते चलते मैं कुछ चीजों को एक जगह समेटना चाहता हूं, ताकि जिसको कुछ लोग अदालतों से बरी होने के बाद सच कहते हैं, उनकी असलियत समझी जा सके। क्या इस देश के तब के प्रधानमंत्री को 72 घंटे तक सचमुच नहीं लगा कि हालात बेकाबू हैं और सेना बुलाई जानी चाहिए? क्या उस समय की दिल्ली पुलिस अपनी मर्जी से दंगाइयों के साथ खड़ी थी? जहां 300 कत्ल हुए, वहां 2 लाइन की FIR उसने बेवकूफी के चलते लिख दी। क्या ये महज संयोग था कि बलवाइयों के पास एक ही तरह का सफेद केमिकल था, या फिर सभी जगह वे एक गिरोह में आते और कत्लेआम करके निकल जाते? अगर दंगों की जांच करने वाले सभी 3 आयोगों और 7 कमेटियों ने ये माना कि बहुत गलत हुआ, तो फिर गुनाहगार कहां चले गए? क्या बड़े बड़े गुनाहों पर मुआवजे का मरहम इंसाफ का विकल्प है? अगर ऐसा नहीं है तो सत्ता व्यवस्था और कानून की कसम खाने वालों पर ये इल्जाम जाता है कि इस देश में आम और खास के लिए 2 अलग अलग नियम हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इंसान की जान से खेलने वालों के लिए भी रखवाले हैं। इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले उस बेवकूफ रास्ते की तरह हैं जो बस चलता रहता है लेकिन किसी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अर्ध सत्य में आज इतना ही। अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूंगा एक बड़े सवाल और एक बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अर्ध सत्य।